गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वर्ण टॉपिक। वर्ण की परिभाषा, प्रकार, वर्ण का वर्गीकरण हम इस के अंतर्गत आज समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसी ध्वनि जो अखंडित हो, अखंडित अर्थात जिसके खंड न किए जा सके, जो अपने आप में पूर्ण हो, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अर्थात व्यवस्थित क्रम अर्थात होता है कि जब हम अ से लेकर आह तक लिखते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अम और आहा, और फिर क से लेकर ज्ञानी तक, जब हम इसे पूरा एक साथ लिखते हैं, व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, तो वो कहलाता है वर्णमाला। वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मतलब कि बोलने के आधार पर, मुख से उच्चारित करना उच्चारण कहलाता है। तो बोलने के आधार पर 46 वर्ण होते हैं, और लेखन अर्थात जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर हम जानेंगे वर्ण का वर्गीकरण। वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अब यहाँ स्वर वर्ण को स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण, यहाँ पे स्वर वर्ण को भी 2 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु, जिसे प्रारंभिक स्वर भी कहते हैं। तो स्वर के 2 भाग हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसके बाद है ह्रस्व स्वर के अन्य नाम। ह्रस्व स्वर के और भी नाम होते हैं। कई बार एग्जाम में अन्य नामों से उसे बोला जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम ह्रस्व स्वर के और भी नामों को जानेंगे। इसे प्रारंभिक स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर। एकमात्रिक स्वर मतलब कि जिसमें सिर्फ एक ही मात्रा हो, एक से अधिक मात्रा ना हो, या तो कोई मात्रा ना हो या सिर्फ एक मात्रा हो। और लघु स्वर, ये इनके नाम हैं। इसके बाद है आपका सेकंड नंबर व्यंजन। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। और व्यंजन वर्ण को जिस प्रकार स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। इस प्रकार स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म तीनों व्यंजन मिलाकर कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब हम यहाँ पर एक चीज और जान लेते हैं कि स्वर तो होते हैं और स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। तो लघु के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं और दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा। हम जब पढ़ते हैं अ से लेकर आह तक, तो उसमें अ, ई, उ और ऋषि, ये हो जाते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात लघु स्वर। और दीर्घ स्वर में आ जाता है आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या हो जाती है ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर के 11। ठीक है। अब इसके बाद हम व्यंजन वर्ण का विभाजन
पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण के विभाजन में हमने आपको अभी समझाया कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। स्टूडेंट्स, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 बताई गई है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब ये क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये हम देखेंगे। क, ख, ग, घ, इंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये आपके हो जाते हैं 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है 25। अब इन स्पर्श व्यंजनों को, इन 25 व्यंजन को अलग अलग नामों से उच्चारित किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो क वाली लाइन है, क, ख, ग, घ, इंगा, इस क वाली लाइन को कहा जाता है क वर्ग। क्या कहा जाता है? क वर्ग। फिर च वाली लाइन को कहा जाता है च वर्ग। ट वाली लाइन को कहा जाता है ट वर्ग। त वाली लाइन को कहा जाता है त वर्ग और प वाली लाइन को कहा जाता है प वर्ग। इस प्रकार से यहाँ पे क, च, ट, त, प क्या क्या हो गया? क, च, ट, त और ये प, ये 5 लाइनों के नाम हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यदि आपसे कोई कहे कि च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया 5 व्यंजन आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आप कहोगे त, थ, द, ध, न। त, थ, सॉरी यहाँ पे द आएगा, त, थ, द, ध, न। तो इस प्रकार से आपको ये व्यंजनों को उसके पहले वाले अक्षर से याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी लाइन का नाम। अब इन व्यंजनों का एक्चुअल में क्या नाम है? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इन व्यंजनों को इनके उच्चारित होने वाले, मुख से उच्चारित होने वाले नाम के आधार पे बुलाया जाता है, कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, इंगा, जब हम इसे मुख से अपने उच्चारित करते हैं तो जो ध्वनियाँ हैं, क, ख, ग, घ, इंगा की जो ध्वनि है वो ध्वनियाँ हमारे कंठ से होकर के बाहर आती है, कंठ से होकर बाहर आती है। इसीलिए इस क, ख, ग, घ, इंगा को कंठय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कंठय वर्ण कहते हैं। उसके बाद च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुख के ऊपर वाले भाग से अर्थात तालु से टकराती है। इसीलिए हम इसे तालव्य वर्ण कहते हैं या तालु वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, फिर है ट, ठ, ड, ढ, अण। ट, ठ, ड, ढ, अण बोलते समय हमारी जो जीभ है वो मूर्धा को, ट, ठ, ड, ढ, अण बोलते समय हमारी जीभ मुख के अंदर मूर्धा से टकराती है और तब ये ट, ठ, ड, ढ, अण वर्ण हमारे मुख से बाहर निकलते हैं। अब कंठ तो हमें समझ में आ रहा है कि कंठ मतलब गला होता है।
तो गले से होकर ये वर्ण निकलते हैं। फिर च छ ज झ इया में मतलब तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो तालव्य का मतलब क्या होता है? तालव्य मतलब होता है तालु, और तालु किसे कहा जाता है? हमारे ऊपर वाले भाग में, मुख के अंदर ऊपर वाले भाग में दांतों के जस्ट पीछे वाला भाग का मसूड़ा, है ना। जब हम इसे बोले तो आप अपने मुख से भी इसे उच्चारित करके देखिए, च छ ज झ इया। जब हम इसे बोलते हैं तो हमारे ऊपर वाले दांत के पीछे वाले मसूड़े, दांत से जस्ट पीछे वाले मसूड़े में हमारी जीभ टकराती है, और जहाँ टकराती है उसे स्थान को तालु कहा जाता है। फिर है ट ठ ड ढ अणा। तो जब ट ठ ड ढ अणा में जीभ हमारी टकराती है तो तालु के भी पीछे जो गहराई वाला भाग होता है ना, गहराई वाला भाग, दांत के पीछे तालु और तालु के पीछे जो गहराई वाला भाग होता है उसे कहा जाता है मूर्धा। तो इसीलिए ट ठ ड ढ अणा को मूर्धा वर्ण या मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। फिर है त थ द ध न। जब हम त थ द ध न बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है, इसीलिए इसे कहा जाता है दंत वर्ण। फिर लास्ट है प फ ब भ म। जब हम प फ ब भ म बोलते हैं तो हमारे होंठ आपस में टकराते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ओष्ठ वर्ण। तो इस प्रकार से मुख से उच्चारित होने के कारण मुख के अलग अलग स्थान से टकरा कर ये ध्वनियाँ हमारे मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन के अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो क ख ग घ इंगा मतलब कि क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठय वर्ण है। च छ ज झ इया, च छ ज झ इया ना बोलते हुए हम इसे च वर्ग कह सकते हैं, अर्थात पूरे च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है, मतलब तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, और लास्ट में प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये 25 स्पर्श व्यंजन का उच्चारण के आधार पर ये हमने वर्गीकरण समझा। अब हमने आपको बताया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या अभी हमने आपको 25 पढ़ाई। अब आता है आपका दूसरे नंबर पर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमने आपको 4 पढ़ाई थी, और फिर आपका तीसरा आ जाता है ऊष्म व्यंजन, है ना। तो अब हम स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व इन 4 वर्णों को शामिल किया गया है। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन को जब हम मुख से उच्चारित करते हैं तो इसे उच्चारित करते समय हमारी जो ध्वनियाँ हैं वो जब निकलती है मुख से तो गर्म वायु मतलब कि ऊष्मा, है ना, गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। और ये होते हैं शक्कर का श, षटकोण का श, सरोते का स और हलवाई का ह। आप इसे अपने मुख से उच्चारित करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारे मुख से गर्म वायु बाहर की ओर निकल रही है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है कि हृदय से निकलने वाले व्यंजन, हृदय से सीधे बाहर निकलने वाले व्यंजन य, र, ल और व माने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हमने
व्यंजन का वर्गीकरण समझा, 3 भागों में 3 उसके प्रकार बताए आपको, और उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है ये हमने आपको अभी बताया। अब इसमें क्या हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी भी कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हमने स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया है, तो उन व्यंजनों को भी हम यहाँ पे समझेंगे, तभी हमारी वर्णमाला पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब आप स्टार बनाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बाद में आप समझेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है ऐसे वर्ण, संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, है ना, तो ऐसे वर्ण जो दो व्यंजन की सहायता से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं ऐसे वर्ण जो दो व्यंजन की सहायता से मिलकर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। तो ऐसे वर्ण होते हैं 4। ऐसे संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अक्षय क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञानी और श्र। ठीक है, ये 4 वर्ण जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे कि ये किन किन व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन आते ही हैं, परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन इससे आते ही हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से याद करें। ठीक है, तो अक्षय क्षत्रिय बनता है आधा क। आधा क, तो हम यहाँ आधा क नहीं लिखेंगे बल्कि क लिख करके हलंत लगाएंगे। जिन भी वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है तो आप उसे समझिए कि ये आधा है, आधा व्यंजन है। ठीक है, और प्लस षटकोण का श, तो आधा क और श से मिलकर के जो बनता है वो कहलाता है आपका अक्षय क्षत्रिय। उसी तरह त्र त्रिशूल बनता है आधा त और पूरा र से। ज्ञानी बनता है आपका ज जहाज, आधा ज से और इया से। फिर श्र बनता है आपका आधा शक्कर का श और र रस्सी का। इस प्रकार से ये दो दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, परीक्षा में आपके प्रश्न बनता है कि त्र त्रिशूल किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, श्र किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने व्यंजन का वर्गीकरण पूरी तरह से समझ लिया है ना। अब शुरू से हम आपका थोड़ा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा हमने पढ़ा, वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा। वर्णों के वर्गीकरण में हमने स्वर पढ़ा, स्वर के 2 प्रकार पढ़े, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन पढ़ा, व्यंजन के हमने 3 प्रकार पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसके अंतर्गत भी हमने किन किन व्यंजनों को शामिल किया जाता है ये पढ़ा। उसके बाद हमने एक अलग से व्यंजन पढ़ा जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या हमने पढ़ी कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और वो किन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमारा वर्ण के अंतर्गत सिर्फ बचा है अयोगवाह, है ना। वर्ण में हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा है, अब हमारा बाकी है अयोगवाह। तो चलिए देखते हैं कि अयोगवाह व्यंजन क्या होता है। तीसरा हमारा है अयोगवाह व्यंजन। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब हमने स्वर पढ़ा तो स्वर में हमने आपको बताया कि स्वर होते हैं कितने, 11। ठीक है, और व्यंजन की भी संख्या हमने आपको बताई। तो जब स्वर और व्यंजन हमने जब पूरा पढ़ लिया
तो हमने दो चीजें अभी वहां पे नहीं पढ़ी, एक अनुस्वार और दूसरा अयोगवाह। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनुस्वार, इसे हम कहते हैं अनुस्वार और इसे हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, कहते हैं विसर्ग। ये हम पढ़ते भी हैं हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के अंतर्गत। लेकिन जब भी हमने इनका प्रयोग किया है तो क्या इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ है? इनका प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि ये किसी ना किसी अन्य वर्ण के ऊपर या अन्य वर्ण के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएगा कम, या क के बाजू में हम विसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कह। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग अन्य वर्ण के साथ में होता है। ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, है ना, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, अर्थात ऐसे वर्ण किसी अन्य वर्ण की, अर्थात ऐसे वर्णों को किसी अन्य वर्ण की सहायता से प्रयोग किया जाता है। अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, अर्थात ऐसे वर्णों को किसी अन्य वर्णों की सहायता से प्रयोग किया जाता है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इन वर्णों के अंतर्गत आता है पहला विसर्ग, जिसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और दूसरा है अनुस्वार। ठीक है, जिसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका वर्ण कंप्लीट होता है। आप इसे बहुत ही अच्छे से याद करिए, अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाइए।